नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कास्ट अकाउंटिंग सेकंड पेपर के एमसीक्यूज को। ये एमसीक्यूज बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि आपके कास्ट अकाउंटिंग के फर्स्ट पेपर में भी इसी बुक के एमसीक्यूज काफ़ी संख्या में पूछे गए थे। तो ये उम्मीद है कि सेकंड पेपर में भी ये सारे एमसीक्यूज आने की संभावना ज़्यादा है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मूल लागत को इस नाम से भी जाना जाता है। प्राइम कास्ट इज ऑल्सो नोन एज प्रत्यक्ष लागत यानी डायरेक्ट कास्ट, अप्रत्यक्ष लागत यानी इनडायरेक्ट कास्ट, प्रथम लागत यानी फर्स्ट कास्ट, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि मूल लागत को डायरेक्ट कास्ट यानी प्रत्यक्ष लागत के नाम से भी जाना जाता है। प्राइम कास्ट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट कास्ट। अगला प्रश्न है, मुख्य लागत एवं कारखाना उपरिव्यय के योग को कहते हैं। द टोटल ऑफ प्राइम कास्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज कॉल्ड। कारखाना लागत, वर्क कास्ट, उत्पादन लागत, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिक्री लागत, कास्ट ऑफ सेल्स, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, मूल लागत और कारखाना उपरिव्यय यानी कि प्राइम कास्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को जब जोड़ दिया जाता है तो हमें वर्क कास्ट मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसे फैक्ट्री कास्ट भी कहते हैं और वर्क कास्ट भी कहते हैं। हिंदी में कारखाना लागत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कारखाना लागत एवं कार्यालय उपरिव्यय के योग को क्या कहते हैं। टोटल ऑफ वर्क कास्ट एंड ऑफिस ओवरहेड इज कॉल्ड। कारखाना लागत यानी फैक्ट्री कास्ट, उत्पादन लागत, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रत्यक्ष लागत यानी डायरेक्ट कास्ट, या इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो देखो, कारखाना लागत में जब कार्यालय उपरिव्यय को जोड़ दिया जाता है तो हमें मिलता है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कारखाना लागत को इस नाम से भी जाना जाता है। वर्क कास्ट इज ऑल्सो नोन एज। उत्पादन लागत यानी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, निर्माणी लागत यानी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, कुल लागत यानी टोटल कास्ट, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कारखाना लागत को निर्माणी लागत भी कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, वर्क कास्ट, फैक्ट्री कास्ट, ये तीनों एक ही शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बार कास्ट स्टेटमेंट का फॉर्मेट बता देता हूँ। सबसे पहले लिया जाता है डायरेक्ट मटेरियल, इसके बाद लिया जाता है डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेज। इन तीनों को जोड़ दिया जाता है तो हमें मिलती है प्राइम कास्ट। प्राइम कास्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ा जाता है तो हमें मिलता है फैक्ट्री कास्ट। ठीक है, फैक्ट्री कास्ट में जब ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को जोड़ दिया जाता है तो हमें मिलता है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब, यहाँ पे देख लेते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को जोड़ा जाता है तो हमें मिलता है टोटल कास्ट। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है कास्ट स्टेटमेंट का। तीनों प्रश्न उसी पे आधारित थे। अगला प्रश्न देखिए, यदि लाभ बिक्री का 50% है तो लागत का कितना परसेंट होगा। इफ प्रॉफिट इज 50% ऑन सेल्स देन द परसेंटेज ऑफ कॉस्ट विल बी। तो यहाँ पे आपका फार्मूला ये होता है कि मान लो बिक्री है 100x। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ कितना होगा, 50% ऑफ 100x। ठीक है, यानी कि 50x। 50x लाभ हो गया, 100x बिक्री हो गई। बिक्री में से लाभ को घटा देंगे तो हमारी कास्ट आ जाएगी 50x। ठीक है, अब ये कास्ट 50x है, प्रॉफिट भी 50x है, यानी ये दोनों सेम है ना। अब क्योंकि प्रॉफिट भी 50x है और हमारी कास्ट भी 50x आ गई, यानी दोनों सेम है, यानी प्रॉफिट कास्ट की तुलना में कितना होगा, 100% के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि लागत 24,000 रुपये है और बिक्री मूल्य पर 20% लाभ की गणना करनी हो तो लाभ कितना होगा। इफ द कास्ट इज 24,000 and 20% profit has to be calculated on selling price, then the amount of profit will be। तो यहाँ पे आपका फार्मूला यूज होता है कि कास्ट मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन
100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए। यदि सेल्स पर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और हमें कॉस्ट दी हो तो ये फार्मूला यूज होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कॉस्ट हमें दी हुई है 24,000 और रेट दिया हुआ है प्रॉफिट का 20% ऑन सेल्स, और नीचे लिखेंगे 100 माइनस 20% ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 के बराबर और ये है 20, इसे काट देंगे यानी ये हो गया 4 बार में कटेगा। अब 24,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 6,000 रुपये हमारा प्रॉफिट का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं। तो 6,000 रुपये कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि लाभ लागत का 25% है तो यह बिक्री का परसेंटेज होगा। इफ द प्रॉफिट इज 25% ऑफ कास्ट देन इट विल बी परसेंटेज ऑन सेल्स, 10%, 15%, 20% या नन ऑफ दीज। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। मान लिया हमारी लागत है 100x, ठीक है, और लागत का 25% प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट कितने के बराबर हो जाएगा? 25x। ठीक है, और सेल्स कितना हो जाएगा? 100x कास्ट है, 25x प्रॉफिट है। कास्ट और प्रॉफिट को जोड़ेंगे तभी तो सेल्स का अमाउंट आएगा। ये हो जाएगा 125x, यानी सेल्स हमारी 125x है और प्रॉफिट हमारा 25x है। अब 125x का कितने परसेंट के बराबर होगा? 25x 25 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 125। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लीजिए। 4 5 बार में ये कटेगा, 5 चौको 20, 20%, यानी लागत पे यदि 25% प्रॉफिट होगा तो ये बिक्री के 20% के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि लागत 18,000 रुपये है, लागत पर लाभ का परसेंटेज 33.3% है, तो लाभ की राशि क्या होगी? तो ये तो बहुत ही सिंपल है। इफ कॉस्ट इज इक्वल टू 18,000, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज 33.33%, देन प्रॉफिट विल बी। तो सीधा आपको क्या करना है? 18,000 का 33.33% निकाल देना है, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 18,000 गुणे 100/3 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। अब यहाँ पे इसे पहले काट लेते हैं। ये हो गया 6,000 और ये 100 से 100 कट जाएगा, अमाउंट आपका आ जाएगा 6,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यदि दूसरी विधि देखें तो 33 सही 1/3% यानी हो गया, ये 1/3 की बात कर रहा है। तो 18,000 का सीधे 1/3 निकाल दो तो भी 6,000 रुपये के बराबर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, लागत विवरण में अवशेष के वसूली मूल्य को घटाया जाता है। इन द स्टेटमेंट ऑफ कास्ट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप इज डिडक्टेड फ्रॉम। कारखाना लागत यानी वर्क कास्ट, उत्पादन लागत यानी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, कुल लागत यानी कि टोटल कास्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब हम वर्क कास्ट निकालते हैं उसी में से स्क्रैप के वैल्यू को घटा दिया जाता है यदि उससे कुछ आमदनी हुई हो। अगला प्रश्न है, किसी स्पष्ट सूचना के अभाव में संयुक्त कारखाना उपरिव्ययों का विभाजन किस अनुपात में किया जाता है? इन द absence ऑफ एनी क्लियर इंफॉर्मेशन, ज्वाइंट फैक्ट्री ओवरहेड विल बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ प्रत्यक्ष मजदूरी यानी डायरेक्ट वेजेज, मूल लागत यानी प्राइम कास्ट, कारखाना लागत यानी वर्क कास्ट, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखो, कारखाना व्ययों को कभी भी प्रत्यक्ष मजदूरी के अनुपात में बांटा जाता है यदि कोई सूचना नहीं दी हो। फैक्ट्री ओवरहेड इज ऑलवेज एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट वेजेज, और यदि यही ऑफिस ओवरहेड की बात हो तो वो कारखाना लागत यानी फैक्ट्री कास्ट के अनुसार बांटा जाएगा। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बात हो तो वो सेल्स के अमाउंट के आधार पर बांटा जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी स्पष्ट सूचना के अभाव में संयुक्त कार्यालय उपरिव्यय का विभाजन किसके अनुपात में किया जाता है? इन द absence ऑफ एनी क्लियर इंफॉर्मेशन, जनरल ऑफिस ओवरहेड इज एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये कारखाना लागत यानी फैक्ट्री कास्ट या वर्क कास्ट
के अनुपात में बांटा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्वेश्चन आ गए हैं। पहला प्रश्न है, ठेका लागत विधि में ठेका खाता तैयार किया जाता है। इन द कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाई, ठेकादाता द्वारा यानी बाई कॉन्ट्रैक्टी, ठेकेदार द्वारा यानी बाई कॉन्ट्रैक्टर, या ठेकादाता एवं ठेकेदार दोनों द्वारा, बोथ बाई कॉन्ट्रैक्टी एंड कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठेका लागत विधि में ठेका खाता ठेकेदार द्वारा यानी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपूर्ण ठेके पर हानि को अंतरित किया जाता है। लॉस ऑन द इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रांसफर्ड टू, लाभ हानि खाता यानी पीएल अकाउंट, क्रेमार कार्य खाता यानी वर्क इन प्रोग्रेस, या अंशतः उपरोक्त दोनों को, पार्टली बोथ एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि ठेका अपूर्ण है, उस पर कोई हानि हो जाती है, तो उस हानि को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, लागत योग ठेका उपयोगी है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज यूजफुल फॉर, ठेकेदार के लिए, फॉर कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदाता के लिए यानी कॉन्ट्रैक्टी, या दोनों के लिए, बोथ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कास्ट प्लस ठेका जो दिया जाता है यानी उसमें ये माना जाता है कि जो भी कास्ट आएगी उसमें एक निर्धारित परसेंटेज प्रॉफिट जोड़कर उसका भुगतान किया जाएगा। तो ये ठेकादाता के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ठेका 50% पूर्ण है तो सामान्यतः लाभ की निम्न राशि क्रेडिट की जाती है। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज 50% कंप्लीट, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी टेकन क्रेडिट फॉर इट यूजुअली, अनुमानित लाभ का 50%, 50% ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट, अनुमानित लाभ की रकम, अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट यानी पूरा 100%, या फिर नकद अनुपात का गुणा द्वारा अर्जित लाभ का 2/3, 2/3 ऑफ द अर्नड प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई कैश रेशियो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नकद अनुपात के गुणा द्वारा अर्जित लाभ का 2/3। इसका नियम ये है कि ठेका यदि 25% से कम पूरा हुआ हो तो ऐसे केस में कोई भी राशि प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट नहीं किया जाएगा। यदि 25% से 49% तक ठेका पूरा हुआ हो तो ऐसे केस में 1/3 राशि पीएल अकाउंट में भेजी जाती है, लेकिन वो भी नकद अनुपात में। ठीक है, यदि 50% से लेकर 90% के बीच में ठेका पूरा हुआ हो तो 2/3 प्रॉफिट की राशि नकद अनुपात में भेजी जाती है पीएल अकाउंट में, और 90% से ज़्यादा ठेका पूरा हो गया हो तो ऐसे केस में प्रॉफिट का पूरा अमाउंट नकद अनुपात में पीएल अकाउंट में भेजा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, लागत योग ठेके सामान्यतः उस दशाओं में लागू होते हैं जहां कास्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज यूजुअली इंटर्ड इनटू इन दोज केसेस वेयर, लागत का अनुमान सरलता से किया जा सकता है, कास्ट कैन बी इजिली एस्टिमेटेड, अग्रिम में शुद्ध लाभ की गणना संभव नहीं हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्यूट द एक्यूरेट कास्ट इन एडवांस। यहाँ देखो लाभ नहीं है, लागत है। ठीक है, ठेकेदार लाभ की एक निश्चित राशि अर्जित करना चाहता हो, कॉन्ट्रैक्टर वांट टू अर्न अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि अग्रिम में जब शुद्ध लागत की गणना संभव ना हो, एडवांस में हम कैलकुलेट ना कर पाएँ कि हमारी कास्ट कितनी आने वाली है, तो ऐसे केस में कास्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ प्रोसेस अकाउंटिंग चालू हो गया। प्रक्रिया लागत लेखांकन में प्रति इकाई लागत की वृद्धि किसके कारण होती है? इन द प्रोसेस कास्टिंग कास्ट पर यूनिट इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ सामान्य हानि यानी नॉर्मल लॉस, असामान्य हानि यानी कि एबनॉर्मल लॉस, सामान्य बचत यानी कि नॉर्मल गेन, या इनमें से कोई नहीं। तो लागत में वृद्धि जो है नॉर्मल लॉस की वजह से होती है, क्योंकि नॉर्मल लॉस को लागत का अंग माना जाता है प्रक्रिया लागत विधि में। एबनॉर्मल लॉस को लागत का हिस्सा नहीं माना जाता है, कास्ट का पार्ट नहीं माना जाता है, इसलिए जितना भी एबनॉर्मल लॉस होता है उसकी वैल्यू को टोटल कास्ट में से घटा दिया जाता है, लेकिन नॉर्मल लॉस की राशि को घटाया नहीं जाता है, और इसलिए प्रति इकाई लागत में इसके कारण वृद्धि हो जाती है।
अगला प्रश्न है, किसी प्रक्रिया में 2000 इकाइयाँ लगाई गईं, सामान्य हानि 10% है। यदि प्रक्रिया में निर्मित उत्पादन 1900 इकाई है तो क्या होगा? 100 इकाइयों की असामान्य हानि, 100 इकाइयों की असामान्य बचत, इनमें से कोई नहीं। इनपुट इन अ प्रोसेस इज 2000 यूनिट and normal loss is 10%. If finished output is process is 1900 unit, there is an abnormal loss of 100 unit, abnormal gain of 100 unit या none of these। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ कह रहा है कि 2000 यूनिट को हमने उत्पादन में लगाया और नॉर्मल लॉस होता है 10%। 2000 का 10% कितना होगा? 200 यूनिट, यानी नॉर्मली 1800 यूनिट प्रोड्यूस होना चाहिए था और हमारा प्रोडक्शन वास्तव में कितना हुआ? 1900 यूनिट। ठीक है, तो होना चाहिए था 1800, हो गया 1900, यानी 100 यूनिट क्या हुआ? ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। यानी ज़्यादा प्रोडक्शन को क्या कहेंगे? एबनॉर्मल गेन। यानी ये वृद्धि नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो गई, यानी ये एबनॉर्मल गेन है 100 यूनिट का। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एबनॉर्मल गेन ऑफ 100 यूनिट। अगला प्रश्न है, एक बेकरी वाला केक, बिस्कुट और ब्रेड उत्पादित करता है। ये उत्पाद माने जाने चाहिए। अ बेकरी प्रोड्यूस केक, बिस्किट एंड ब्रेड। दीज प्रोडक्ट शुड बी ट्रीटेड एज संयुक्त उत्पाद, ज्वाइंट प्रोडक्ट, सह उत्पाद यानी को प्रोडक्ट, या उपोत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसे को प्रोडक्ट माना जाएगा। को प्रोडक्ट यानी एक ही नेचर के कई प्रोडक्ट जब बनाए जाते हैं तो वो को प्रोडक्ट कहे जाते हैं। ज्वाइंट प्रोडक्ट का मतलब है ऐसे उत्पाद जिन्हें एक साथ यूज किया जाता हो, जैसे ब्रेड और मक्खन, ये दोनों एक साथ यूज किए जाते हैं। जूता और मोजा, ये एक साथ यूज किया जाता है, तो ये होगा आपका ज्वाइंट प्रोडक्ट। लेकिन को प्रोडक्ट का मतलब है जो एक दूसरे से मिलते जुलते एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं, को प्रोडक्ट कहे जाते हैं। और बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि हम बना रहे थे कुछ और, साथ में बन गया कुछ और। दही है, उससे घी हम निकाल रहे थे, साथ में मट्ठा भी निकल गया, तो वो होगा बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये ब्रेड, केक, बिस्कुट ये को प्रोडक्ट माने जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रक्रिया हानि जो प्रति इकाई लागत को प्रभावित नहीं करती है। अ प्रोसेस लॉस दैट डज नॉट अफेक्ट द कॉस्ट पर यूनिट इज असामान्य हानि, एबनॉर्मल लॉस, सामान्य हानि यानी नॉर्मल लॉस, या प्रमाप हानि, स्टैंडर्ड लॉस। तो अभी मैंने बताया कि असामान्य हानि को यानी एबनॉर्मल लॉस को कास्ट का हिस्सा नहीं माना जाता है, इसलिए ये प्रति इकाई लागत को भी प्रभावित नहीं करेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी प्रक्रिया में 2000 इकाइयाँ लगाई गईं एवं सामान्य हानि 10% है। यदि प्रक्रिया में निर्मित उत्पादन 1700 इकाइयाँ हैं तो होगा 100 इकाइयों की असामान्य हानि, 100 इकाइयों की असामान्य बचत, या इनमें से कोई नहीं। इनपुट इन अ प्रोसेस इज 2000 यूनिट एंड नॉर्मल लॉस इज 10%। इफ फिनिश्ड आउटपुट इज 1700 यूनिट, देयर इज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 100 यूनिट, एबनॉर्मल गेन ऑफ 100 यूनिट, या नन ऑफ दीज। तो सेम वही पहले वाला प्रश्न है, 2000 इकाइयाँ लगाई गई, 10% नॉर्मल लॉस है, यानी प्रोडक्शन हमारा होना चाहिए था 1800 यूनिट, वास्तव में प्रोडक्शन हुआ 1700 यूनिट, यानी 100 यूनिट कम प्रोडक्ट बना। तो 100 यूनिट जो कम बना वो हमारे लिए हो जाएगा एब नॉर्मल लॉस। कम बना है इसलिए लॉस है, यदि ज़्यादा बना होता तो ये गेन हो जाता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एब नॉर्मल लॉस ऑफ 100 यूनिट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी मद लागत लेखों में शामिल नहीं की जाती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द कास्ट अकाउंट? विनियोगों पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लाभांश का भुगतान यानी डिविडेंड पेड, ऋण पत्र पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो देखो, लागत लेखांकन में फाइनेंशियल नेचर की जो मदें हैं वो शामिल नहीं की जाती हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये तीनों फाइनेंशियल नेचर का ही है,
ये कास्ट को डायरेक्टली प्रभावित करने वाले आइटम्स नहीं हैं, इसलिए इन्हें कास्ट अकाउंट में शामिल नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मद लागत लेखों में सम्मिलित की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इंक्लूडेड इन द कास्ट अकाउंट? आयकर यानी इनकम टैक्स, शेयर ट्रांसफर फीस यानी अंश हस्तांतरण शुल्क, आकस्मिक आय यानी कैजुअल इनकम, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखो ये तीनों भी फाइनेंशियल नेचर की आइटम्स हैं, इसलिए इनमें से कोई भी कास्ट अकाउंटिंग में शामिल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मद वित्तीय पुस्तकों में सम्मिलित नहीं की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल बुक? स्वयं के भवन का किराया, रेंट ऑफ ओन हाउस, ख्याति की अपलिखित राशि अमाउंट ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ, उपस्कर की बिक्री पर हानि, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर, या प्राप्त लाभांश डिविडेंड रिसिव्ड। तो यहाँ पे नीचे वाले तीनों ऑप्शन ये फाइनेंशियल नेचर के आइटम्स हैं, तो ये तो फाइनेंशियल बुक्स में शामिल होंगे। लेकिन स्वयं के भवन का किराया, क्योंकि इसमें कोई वास्तव में पेमेंट नहीं होता है, इसलिए इसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मद वित्तीय लाभ ज्ञात करने के लिए लागत लाभ में जोड़ी जाएगी? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शैल बी एडेड टू द कॉस्टिंग प्रॉफिट टू अराइव एट फाइनेंशियल प्रॉफिट? आयकर का भुगतान, इनकम टैक्स पेड, प्राप्य ब्याज यानी इंटरेस्ट रिसीवेबल, कार्यालय उपरिव्ययों का न्यून अवशोषण अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑफिस ओवरहेड, या ऋण पत्रों पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो देखो जो ब्याज हमें प्राप्त होना है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है, ये जो है जोड़ा जाएगा लागत लाभ में, तब हमें फाइनेंशियल प्रॉफिट पता चलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि वित्तीय पुस्तकों के अनुसार लाभ 50,000 रुपये है, यदि ऋण पत्र पर देय ब्याज 5,000 रुपये वित्तीय लेखों में नहीं दिखाया गया है, तो लागत लेखों के अनुसार लाभ क्या होगा? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक इज 50,000। व्हाट विल बी द प्रॉफिट एज पर कास्टिंग बुक व्हेन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हैज नॉट बीन शोन इन फाइनेंशियल बुक? तो यहाँ पे देखो 50,000 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है फाइनेंशियल अकाउंट हमारा, और इसमें 5,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है जो वित्तीय लेखों में नहीं दिखाया गया है। ठीक है, कायदे से इसे दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिखाया गया है। तो देखो इसे वित्तीय लेखों में भी नहीं दिखाया गया है, और कास्ट अकाउंट के अनुसार प्रॉफिट निकालते वक्त भी नहीं दिखाया जाता है। तो जब दोनों ही जगह नहीं दिखाया गया, तो प्रॉफिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि कास्ट अकाउंट के अनुसार भी आपका प्रॉफिट 50,000 ही होगा। यदि इसे दिखा दिया गया होता वित्तीय लेखों में, तो क्या होता, कास्ट अकाउंट में इस खर्चे को हम नहीं दिखाते और हमारा प्रॉफिट 5,000 रुपये से बढ़ के 55,000 रुपये हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों ही अकाउंट में नहीं दिखाया गया है, इसलिए प्रॉफिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फाइनेंशियल अकाउंट के अनुसार भी 50,000 रुपये लाभ है, और कास्ट अकाउंट के अनुसार भी 50,000 ही लाभ आएगा। अगला प्रश्न है, चार्ज किया गया ह्रास वित्तीय पुस्तकों में 5,000 रुपये है और लागत पुस्तकों में 6,000 रुपये है। यदि लागत पुस्तकों के अनुसार लाभ 10,000 रुपये हो, तो वित्तीय पुस्तकों के अनुसार लाभ क्या होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज इन द फाइनेंशियल बुक इज 5,000 and in cost book is 6,000. If the profit as per cost accounting is 10,000, then what will be the profit as per financial book? तो यहाँ पे देखो कि फाइनेंशियल बुक के अनुसार 5,000 रुपये डेप्रिसिएशन बना है, और लागत पुस्तकों के अनुसार 6,000 रुपये बना है, और डेप्रिसिएशन को हम घटाते हैं तब हमें प्रॉफिट पता चलता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि कास्ट अकाउंट के अनुसार हमारा प्रॉफिट आ रहा है 10,000 रुपये। ठीक है, और इसमें 6,000 रुपये डेप्रिसिएशन घटाया गया है। तो ये पूछ रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंट के अनुसार हमारा प्रॉफिट कितना होगा। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद हमारा प्रॉफिट 10,000 है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के पहले कितना होगा? 10,000 में 6,000 जोड़ देंगे,
16,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से फिर डेप्रिसिएशन घटा देते हैं फाइनेंशियल अकाउंट वाला। तो 16,000 रुपये में से 5,000 यदि डेप्रिसिएशन घटाया जाए तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 11,000। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि वित्तीय लेखों के अनुसार प्रारंभिक रहतिया 10,000 रुपये है यानी ओपनिंग स्टॉक, लागत लेखों के अनुसार प्रारंभिक रहतिया 12,000 रुपये है तथा लागत लेखों के अनुसार लाभ 25,000 रुपये है, तो वित्तीय लेखों के अनुसार लाभ क्या होगा? इफ द ओपनिंग स्टॉक एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड इज 10,000 and as per costing record is 12,000, if costing profit is 25,000, then what will be the profit as per financial record? तो यहाँ पे भी वही मेथड यूज होगा कि कास्टिंग की प्रॉफिट है 25,000 रुपये, ठीक है, और इसमें 12,000 रुपये जो है स्टॉक को दिखाया गया है, ओपनिंग स्टॉक को दिखाया गया है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक को दिखाने के पहले हमारा प्रॉफिट कितना होता? ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? प्रॉफिट निकालते वक्त घटाया जाता है, डेबिट में होता है ना ओपनिंग स्टॉक, डेबिट वाली मदें घटाकर ही प्रॉफिट निकलता है। तो यदि ओपनिंग स्टॉक को दिखाने के पहले का प्रॉफिट देखें तो 25,000 में 12,000 रुपये जोड़ दो, 37,000 हो जाएगा। और यदि फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 10,000 रुपये ओपनिंग स्टॉक दिखाया जा रहा है, इसे माइनस करना पड़ेगा, 37 में से 10,000 माइनस कर दो, तो फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अनुसार हमारा प्रॉफिट 27,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, लागत अंकेक्षण सुरक्षित करता है, कॉस्ट ऑडिट प्रोटेक्ट ग्राहकों के हित को, इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, अंशधारियों के हित को, इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, कर्मचारियों के हित को, इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज। तो देखो, कॉस्ट ऑडिट ग्राहकों के हित को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लागत अंकेक्षक की नियुक्ति होती है, कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाई राज्य सरकार द्वारा, बाई स्टेट गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार द्वारा, बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, संचालक मंडल द्वारा, बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि कॉस्ट ऑडिटर को संचालक मंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, लागत अंकेक्षक अपना प्रतिवेदन देता है, कॉस्ट ऑडिटर गिव हिज रिपोर्ट टू केंद्रीय सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट, अंशधारियों को, शेयर होल्डर्स, या संचालक मंडल को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो देखो, लागत अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही देता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, लागत अंकेक्षक की नियुक्ति के लिए किसका अप्रूवल आवश्यक है? अप्रूवल ऑफ होम इज नेसेसरी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, या संचालक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो देखो, लागत अंकेक्षक की नियुक्ति तो संचालक मंडल करता है, लेकिन इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति आवश्यक है, अप्रूवल आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लागत अंकेक्षण का केंद्र बिंदु होता है, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट इज कार्यालय यानी ऑफिस, कारखाना यानी फैक्ट्री, या सरकार गवर्नमेंट। तो देखो, लागत मुख्य रूप से कारखाना लागत ही मेन होती है, और कॉस्ट ऑडिट के लिए सबसे मेन केंद्र बिंदु होता है कारखाना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग चालू हो गया। बताइए, किस उद्योग में संचालन लागत विधि प्रयोग की जाएगी? स्टेट इन विच इंडस्ट्री ऑपरेटिंग कॉस्टिंग विल बी यूज्ड? सिगरेट, चॉकलेट, या सिनेमा? तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हमेशा जो है सेवा क्षेत्र में यूज किया जाता है। इन तीनों में सिगरेट और चॉकलेट तो आपके प्रोडक्ट हैं, सिनेमा जो है एक सेवा है, और यहीं पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, स्थिर और परिवर्तनशील लागत विभेद मुख्यतः महत्वपूर्ण है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट क्लासिफिकेशन इज ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन यूनिट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में लागत को दो भागों में बांटा जाता है, एक दो फिक्स्ड कॉस्ट में बांटा जाता है और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट में बांटा जाता है। इसके अकॉर्डिंग अलग अलग खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया जाता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में। अगला प्रश्न है, परिचालन लागत पद्धति प्रयुक्त होती है,
ऑपरेटिंग कास्टिंग इज यूज्ड परिवहन सेवाओं में, इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कल्याण सेवाओं में, इन वेलफेयर सर्विसेज, मनोरंजन सेवाओं में, इन इंटरटेनमेंट सर्विसेज, या ये सभी। तो यहाँ पे देखो ये तीनों सेवाएं हैं और सेवा के क्षेत्र में ही ऑपरेटिंग कास्टिंग यूज होता है, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि इन सभी में ऑपरेटिंग कास्टिंग का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पादित करने वाली कंपनी को अपनाना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी शुड इम्प्लॉय इकाई लागत विधि यानी यूनिट कास्टिंग, प्रक्रिया लागत विधि यानी प्रोसेस कास्टिंग, परिचालन लागत पद्धति यानी ऑपरेटिंग कास्टिंग, या ठेका लागत पद्धति यानी कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग। तो देखो विद्युत का डिस्ट्रीब्यूशन भी एक सेवा है, इसलिए यहाँ पे ऑपरेटिंग कास्टिंग ही अपनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी तो आप ऑपरेटिंग कास्टिंग के चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए आपको आसानी से ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग कास्टिंग सही होगा। लेकिन तमाम प्रश्नों के बीच में जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको मेन यही देखना है कि कहाँ पे सेवा के क्षेत्र में हम कास्टिंग को यूज कर रहे हैं। जहाँ सेवा की बात आ गई वहाँ ऑपरेटिंग कास्टिंग अपने आप आ जाएगी। अगला प्रश्न है, होटल में कौन सी लागत पद्धति प्रयोग होगी? तो होटल भी एक सेवा कार्य है, यहाँ पे भी ऑपरेटिंग कास्टिंग यूज होगा। तो ऑपरेटिंग कास्टिंग क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, परिवहन लागत ज्ञात की जा सकती है। ट्रांसपोर्ट कास्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज प्रति टन, प्रति किलोमीटर पर किलोमीटर, प्रति यात्री किलोमीटर पर पैसेंजर किलोमीटर, या ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो देखो परिवहन लागत, यदि माल का परिवहन हो रहा है तो उसे प्रति टन भी निकाल सकते हैं, प्रति किलोमीटर भी निकाल सकते हैं, प्रति किलोमीटर टन भी निकाल सकते हैं। ठीक है। और यदि यात्रियों को ढोया जा रहा है तो ऐसे केस में प्रति यात्री किलोमीटर निकलता है। तो यहाँ पे ये तीनों ही सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।